ठीक है, ये हो गया। तो अगर इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू कैसे बनेगा? फ्रंट व्यू मतलब क्या होगा? इसके सामने बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दिस इज द फ्रंट व्यू या फिर एलिवेशन हो जाएगा। अब ये हाइट विड्थ की डेप्थ कितना हमको नहीं मालूम, राइट? कितना बिलो है, कितना आगे है, ये सब भी हमें नहीं मालूम। कोई दिक्कत नहीं, अभी हमको मालूम भी नहीं करना। अभी हमको बस ये सीखना है कि प्रोजेक्टर बनाते कैसे, प्रोजेक्शन बनता कैसे है। बात समझ में आई? अनुज कुमार, अरे यार आप ही लोग आके पढ़ा दो, साइंटिस्ट बन गए हो। हमको पता है ना कि कहाँ पे क्या बताना है। मतलब बोल नहीं सर, फर्स्ट के बाद सेकंड आना चाहिए, आपने सीधे थर्ड पे पहुंच गया। अरे भाई क्यों पहुंचे, सब पता चलेगा। ये फिल्म की तरह है, सस्पेंस थ्रिलर, सस्पेंस में बने रहे, है ना। हम फर्स्ट के बाद थर्ड क्यों गए हैं, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, थोड़ी देर में पता चलेगा, जब हम सेकंड और पे जाएंगे तब, समझे बबुआ? राइट, ये कौन सा व्यू हो गया? ये आपका हो जाएगा टॉप व्यू या फिर प्लान, राइट। ये क्या हो जाएगा? टॉप व्यू या फिर प्लान। इसके लिए ऑब्जर्वर कहां से देखना होगा? यहां से, ठीक। अब यहां से इस साइड में आ गया, कौन किस साइड में आ गया? ये आपका आ गया लेफ्ट साइड व्यू, ठीक है। ये कौन सा व्यू आ गया? लेफ्ट साइड व्यू। अब लेफ्ट साइड व्यू आपको कहां लेना है? एलपीपी में या फिर आरपीपी में, राइट। लेफ्ट साइड व्यू हमें कहां लेना है? एलपीपी में या फिर आरपीपी में, ये हमको डिसाइड करना है। तो कौन डिसाइड करेगा? सेटअप डिसाइड करेगा। सेटअप ये कहता है कि ऑब्जर्वर जो होगा उसका पीओपी आना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यानी कि ऑब्जर्वर के बाद क्या आना चाहिए? पीओपी आना चाहिए, है ना। ऑब्जर्वर के बाद क्या आना चाहिए? पीओपी। यानी कि यहां पे हमको पीओपी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ही हम ऑब्जेक्ट आएगा, करेक्ट। तो ये कौन सा प्लेन है? ये है आपका एलपीपी, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट साइड में। क्लियर है यहां तक? बताओ। यस, वेरी गुड, एलपीपी। किरण तिवारी, सॉरी करण तिवारी, सही जवाब। ठीक, बात समझ में आ गई। तो अब इसका प्रोजेक्शन बना लेते हैं। प्रोजेक्शन, तो इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा? यहां बना लो। करेक्ट। ये कौन सा व्यू कहलाएगा? ये कहलाएगा लेफ्ट साइड व्यू। ये हो गया इसका 3D में प्रोजेक्शन। ये पूरा प्रोजेक्शन किसमें बना है? ये 3D। इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है? मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा थिक बना देंगे ना, तो आपको शायद ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कौन सा क्या है।
बताओ क्लियर है यहां तक? आई होप इट इज ठीक है। एलपीपी में आएगा, ये समझ में आएगा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर और पीओपी के बाद ही आएगा, राइट, इसीलिए। हाँ, येलो वाला जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और पिंक वाला जो है वो इसका प्रोजेक्शंस है। क्लियर? ठीक है। हाँ, इसमें आरपीपी का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं? अब देखो इसमें क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड पे है ना ज्यादा क्लैरिटी दिखता है, ये चीज व्हाइट पे होता है ना तो फिर आंख अभी तक दर्द शुरू हो गया होता है ना, क्योंकि बारीकी से देखनी होती है ना चीजें। अब ये देखो, ये तो हो गया आपका 3D। इसको हमको किस में चेंज करना है? मल्टी व्यू में चेंज करना है। ठीक है, हमको इसको किस में चेंज करना है? मल्टी व्यू में। तो मल्टी व्यू में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चेंज करने के लिए हमको एचपी को रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, करेक्ट, क्लॉकवाइज। और प्रोफाइल प्लेन को क्या करना पड़ेगा? अवे करना पड़ेगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये है आपका एचपी, एचपी को आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे और ये जो प्रोफाइल प्लेन है इसको इससे दूर लेके जाओगे, राइट। तो कैसा बन जाएगा? ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब देखो वर्टिकल प्लेन नीचे आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला जाएगा, यस और नो? यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका ऊपर चला जाएगा, वर्टिकल प्लेन नीचे आ जाएगा, करेक्ट। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला गया, वर्टिकल प्लेन कहां गया? नीचे आ गया, राइट। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला गया, वर्टिकल प्लेन आपका नीचे आ गया। आप बोलोगे हाँ आ गया। वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट साइड में कौन सा प्लेन मिलेगा? प्रोफाइल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट साइड में जो मिलेगा दैट विल बी योर प्रोफाइल प्लेन, राइट। कौन सा प्रोफाइल प्लेन है? ये एलपीपी है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका एलपीपी, करेक्ट। वीपीएचपी एलपीपी, राइट।
फाइन। अब ये किस में बन रहा है, ये 2D में बन रहा है। फाइन। अब इसमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ। वर्टिकल प्लेन में क्या दिख रहा है, हमको रेक्टेंगल दिख रहा है, हम इसका डायमेंशन के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में ये बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज फ्रंट व्यू या फिर एलिवेशन। वर्टिकल प्लेन नीचे आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड ड्राइव। अगर अमेरिका में चले जाओगे तो वहां लेफ्ट हैंड ड्राइव है, बिल्कुल वही हाल है यहाँ पे भी। सचिन कुमार यादव, सो मत जाना। फाइन। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहां से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लो, इसको, ये प्रोजेक्शन लाइन से सारे प्रोजेक्टर्स हैं ये, राइट। ये हो गया इसका टॉप व्यू, देख रहे हो एचपी ऊपर चला गया, ये हो गया टॉप व्यू या फिर प्लान। अब साइड व्यू कैसे बनाओगे, साइड व्यू बनाने के मैंने तरीका क्या बताया कि आप एक मीटर लाइन बना लो, ठीक है। कौन सा लाइन बना लो, मीटर लाइन। कितना डिग्री पे बनाओगे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। अब करना कुछ नहीं है, बस लाइन खींचते रहना है, प्रोजेक्शन आ जाएगा। कल आपकी छुट्टी है, परसों क्लास 5 बजे से होगी। ठीक, ये कौन सा साइड व्यू हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड व्यू हो गया। ये हो गया इसका 2D में प्रोजेक्शन। ब्रेक 1 घंटे बाद दे देंगे, 5:30 पौने 6 के आसपास। देखते हैं टॉपिक ये खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है। एचपी को, अरे एचपी लेट से ज्वाइन किया हो क्या, एचपी को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे, प्रोफाइल प्लेन को अवे कर रहे थे, वो अभी भी किया है। एचपी को हमने रोटेट किया क्लॉकवाइज, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात चली है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट कैसा है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है ऐसे रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट, है ना, ये रखा हुआ है, राइट। ये है थर्ड क्वाड्रेंट। पहले वाला क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे रखा था ऑब्जेक्ट,
पहला ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रख दिया था, इस तरीके से कुछ था। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये HP है ना, तो रोटेट कैसे, ये VP है, ये VP है, ये HP है, तो HP रोटेटेबल होता है क्लॉकवाइज, तो HP को रोटेट करोगे तो HP ऊपर चला जाएगा, VP नीचे आ जाएगा ना, है ना। HP रोटेट करता है ना, रोटेट किसको करते हैं, VP को थोड़ा ना करते हैं, HP को रोटेट करते हैं। तो HP को रोटेट करोगे तो नीचे VP है, HP है, ये XY लाइन हो गया, तो XY लाइन के ऊपर HP चला गया, XY लाइन के नीचे VP आ गया, बात खत्म। समझे? ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर, राइट, वी कैन कंपेयर, फाइन। अच्छा, बना लिया इसको। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल जो हमने पढ़ा है ना, उसको एक जगह समराइज कर लेते हैं और उसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग एक जगह समराइज कर लेते हैं। ठीक है, फाइन। तो अब इस केस में अब दोनों को कंपेयर करते हैं। अच्छा, कंपेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, है ना। अब ये पूरा समरी है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ठीक, अब दोनों के बीच में कंपैरिजन कर देते हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चन, है ना। जो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल जो हमने पढ़ा है वो यहां पे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एंगल, प्रोजेक्शन मेथड, और ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमने क्या पहले बताया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ये है, ठीक है, ये आपका HP था, ये आपका VP, ये आपका XY। पहला पॉइंट जो हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, करेक्ट। सेटअप क्या होता है, सेटअप जो होता है ये होता है ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और फिर POP, करेक्ट। यही कहानी जब इसके लिए हमने कही, ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। ये है VP, ये है HP और ये रहा XY, करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऑब्जेक्ट कहां पे हमने रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेटअप क्या था, ऑब्जर्वर, ये रहा ऑब्जर्वर, POP, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक, यहां रहा ऑब्जर्वर। ये पहला चीज हमने देखा। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हमने देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अब ये देखो, इसका लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन में लेफ्ट साइड व्यू आया है और इसका राइट प्रोफाइल प्लेन में लेफ्ट साइड व्यू आया है ना। तो लेफ्ट साइड व्यू कहां पे ऑब्टेन हुआ है, RPP में, फर्स्ट एंगल में। लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन में लेफ्ट साइड व्यू मिल रहा है थर्ड एंगल में, ठीक। तो यानी क्या हो गया, सेकंड ये है कि लेफ्ट साइड व्यू कहां पे मिलता है, RPP में। इसका मतलब राइट साइड व्यू कहां पे मिलेगा, LPP में, जाहिर सी बात है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लेफ्ट साइड व्यू
कहां पे मिल रहा है ये LPP में, और राइट साइड व्यू फिर कहां मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा RPP में। ये हो गया सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। थर्ड पॉइंट अगर आप देखते हो एक्स और वाई फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में एक्स वाई के ऊपर VP है और एक्स वाई के नीचे HP है, ठीक है, VP ऊपर है HP नीचे है। थर्ड एंगल में एक्स वाई के नीचे VP है और एक्स वाई के ऊपर HP है, पलट गया, ठीक। तो वही चीज यहां पे भी है कि एक्स वाई के ऊपर VP होगा और एक्स वाई के नीचे HP है, इस केस में थर्ड। ये आपका HP हो गया और ये VP हो गया, ठीक है। फोर्थ, यूज्ड इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, फोर्थ, यूज्ड इन कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा, जापान एटसेट्रा, ठीक है। फिफ्थ एंड द लास्ट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन सिंबल। ठीक है, फिफ्थ एंड द लास्ट क्या है, प्रोजेक्शन सिंबल। क्या होता है प्रोजेक्शन सिंबल, इसको मैं आपको एनिमेशन से दिखा देता हूं। प्रोजेक्शन सिंबल ठीक है, तो देखो यहां तक तो क्लियर, किसी को डाउट, किसी को कष्ट, समझ में आ रहा होगा चीज, है ना। अब जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि हो क्या रहा है। अमितेश त्रिपाठी सर एक बार एक्सप्लेन कर दिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आपका क्या था, पॉइंट नंबर 2 देखो ये कौन सा प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल है ना, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। लेफ्ट साइड व्यू कहां पे मिल रहा है, लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन में, यानी राइट साइड व्यू कहां मिलता है, राइट प्रोफाइल प्लेन में। ये थर्ड एंगल के लिए, फर्स्ट एंगल के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड व्यू कहां मिल रहा है, आरपीपी पे मिल रहा है, यानी राइट साइड व्यू कहां मिलेगा, एलपीपी में। उल्टा हो रहा है, लेफ्ट साइड व्यू मिल रहा है किस पे, आरपीपी में, लेकिन यहां पे लेफ्ट साइड व्यू कहां मिल रहा है, एलपीपी में। वही चीज मैंने यहां लिख दिया कि लेफ्ट साइड व्यू एलपीपी में मिलता है, राइट साइड व्यू आरपीपी में मिलता है थर्ड एंगल में, और फर्स्ट एंगल में उल्टा है। बात समझ में आ गया। किस कंट्री में यूज होता है ये भी पूछ सकता है क्या सर, इंडिया का तो पूछ ही सकता है। इंडिया में कौन सा प्रोजेक्शन मेथड यूज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, लास्ट देखो प्रोजेक्शन सिंबल। प्रोजेक्शन सिंबल के लिए ये देखिए, आपने इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन सिंबल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के लिए ये होता है प्रोजेक्शन सिंबल। तो प्रोजेक्शन सिंबल बनाते कैसे हैं, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। अगर कोन, जैसे ये कोन है, ठीक है, ये आपका कोन है, कोन को अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टली कट कर दोगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा। इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल के लिए क्या यूज किया जाता है, फ्रस्टम ऑफ कोन का इस्तेमाल किया जाता है, हुज एक्सिस इज पैरेलल टू वीपी एंड एचपी, है ना। अगर यहां पे हम इमेजिनरी एक एक्सिस बना दें, इमेजिनरी एक एक्सिस बना देंगे तो आपको क्या दिख रहा है, फ्रस्टम ऑफ कोन का एक्सिस वीपी और एचपी, ये आपका एचपी है और ये क्या है, वीपी है। और अगर ऑब्जर्वर यहां है तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, आरपीपी।
तो ये कौन सा व्यू होगा, लेफ्ट साइड व्यू, और ये कौन सा व्यू होगा, फ्रंट व्यू, करेक्ट। इसी तरीके से अगर हम यहां पे एक एक्सिस बना दे इस तरीके से, ठीक, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हो गया एचपी, ये हो जाएगा वीपी, ऑब्जर्वर कहां है, यहां पे, तो ये व्यू का कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड व्यू, ये क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, करेक्ट। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन सिंबल, राइट। तो यानी कि आपने ये देखा होगा कि अपने कॉलेज में कि टीचर जो है, लेक्चरर इस तरीके से एक बोर्ड पे इस तरीके से बनाता है और यहां पे इस तरीके से सिंबल भी बना दिया करता था, आपने कभी ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा हर ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये सिंबल आपको याद होनी चाहिए। सिंबल और क्या यूज करते हैं, वी यूज फ्रस्टम ऑफ कोन हुज एक्सिस इज पैरेलल टू बोथ वीपी एंड एचपी एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन सिंबल। ये जो सिंबल है इसी को, यानी कि ये कौन सा व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू, और ये कौन सा व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू, ये कौन सा व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू, और ये कौन सा व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन सिंबल, ठीक है। यही हम लोग क्लास में इस तरीके से ड्रॉ की जाती है, राइट। सो दिस इज फाइन, बात समझ में आ गई। तो बेसिकली यही होता है प्रोजेक्शन सिंबल, ठीक है। तो प्रोजेक्शन सिंबल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्शन सिंबल में फ्रस्टम ऑफ कोन हुज एक्सिस इज पैरेलल टू बोथ वीपी एंड एचपी इज यूज्ड एज द रेफरेंस ऑब्जेक्ट। फ्रंट व्यू ट्रेपेजियम होता है और साइड व्यू टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। फ्रंट व्यू ट्रेपेजियम होता है, साइड व्यू बिल्कुल इसका मिरर है ना, मिरर तो एग्जैक्टली नहीं है, समझ गए। तो ये आपको ये सिंबल याद होना चाहिए, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन सिंबल। बट समझ में आ गई, ओके। चलो, तो प्रोजेक्शन सिंबल क्या हो गया इसका, तो यहां पे मैं बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया बेसिकली प्रोजेक्शन सिंबल, यही चीज हमने यहां पे ही बनाया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ट्रेपेजियम और ये हो गया दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक, फाइन। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड व्यू। तो इसकी जरूरत नहीं, फ्रंट व्यू लेफ्ट, ये आपका फ्रंट व्यू और ये आपका लेफ्ट साइड व्यू।
ठीक है, तो अगर थर्ड एंगल को देखोगे तो सर्कल यहां पे और वही चीज यहां पे रिपीट हो गया, राइट। Fine. So this is the left side view and this is the front view. करेक्ट। तो इसमें एज ए ये लिख सकते हैं कि एज ए नोट, इन प्रोजेक्शन सिंबल डेफिनेशन, इन प्रोजेक्शन सिंबल डेफिनेशन, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन whose axis is parallel to both VP and HP, VP and HP is considered to be reference object, considered to be reference object. ठीक, तो आ गया स्वाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का। हाउ विल, अरे एक साइंटिस्ट है, गुड, एक आध साइंटिस्ट जीएस में भी साइंटिस्ट है। हाउ विल यू कैलकुलेट, हाउ विल वी कैलकुलेट द स्मॉलर डायमीटर ऑन आरपीपी बाय एलएसपी ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन? नहीं कर सकते हैं, कैसे कर लोगे? ये आर्बिट्रेरी रेडियस का है, ये सिंबल है, सिंबल है। मोनू शर्मा, कौन सा लैंग्वेज में लिखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज लूट हीटिंग एप्पल, क्या क्या लिख के भेजो? अरे जग कर मैसेज टाइप करते हुए तो कम से कम जग जाओ। ठीक है, चलो ब्रेक से पहले ये चैप्टर खत्म करना है, ब्रेक के बाद प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स खत्म करना है और प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में घुस जाना है। परसों प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, सॉलिड्स। इसको ड्रॉ कर लो, फिर 3D फिगर दिखाते हैं, आप बैठ के देखते रहना। हो गया? ठीक, सर ब्रेक टाइम मिनट्स कितने का देंगे? आधे घंटे का देंगे। देखो यही है ना फिगर,
राइट। तो फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। इस कोन का जो एक्सिस है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कोन का जो एक्सिस है ये एचपी और वीपी से पैरेलल है, करेक्ट। ये कौन सा एंगल है, ये एचपी है, वीपी है, तो ये आरपीपी है। ऑब्जर्वर यहां है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हो गया। ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, यहां पे ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के सामने वर्टिकल प्लेन जहां पे खड़ा होता है एचपी, और ये हो जाएगा एलपीपी। ये हो गया इसका। तो आप ये देख सकते हो कि जो प्रोजेक्शन जो आपका एक्सिस है, इट इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, इसी को हम लोग लेते हैं। इसका फ्रंट व्यू क्या है, ट्रेपेजियम, ये बन गया। और जब आप इसको रोटेट करोगे, इसको तो ओपन करने के लिए रोटेट करना पड़ेगा ना, रोटेट करोगे तो इसके ठीक बगल में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। इसी तरीके से एलपीपी को कैसे रोटेट करते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो आपका फ्रंट व्यू में ये ट्रेपेजियम है ही, जब इसको रोटेट करोगे तो सर्कल कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। खत्म, देख लो ध्यान से, ठीक। तो प्रोजेक्शन सिंबल में स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या लिया था, फ्रस्टम ऑफ कोन हुज एक्सिस इज पैरेलल टू बोथ वीपी एंड एचपी। अब समझ में आया कि नहीं, अब हिंदी में बोल रहे तब भी नहीं समझ में आ रहा है। रोटेशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ली जाती है, मैंने लिखवाया है, फिर से बोल रहा हूं, रोटेशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ की जाती है। ऑब्जेक्ट की तरफ करोगे तो फायदा क्या है, ओवरलैप ही कर जाएगा, ठीक। बुझाया कि नहीं, आगे चले। गाड़ी स्लो कर दियो आप लोग, लेकिन इतना देर में तो ये चैप्टर खत्म हो गया होता। अच्छा, 1 घंटा हमने क्वेश्चन पे भी तो टाइम लगाया, ठीक है। अब हमारे पास बच गया सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल समझ में आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया, और दोनों का जो हमने प्रोजेक्शन सिंबल बनाया वो भी मैंने आपको 3D से समझा दिया। बुझाया कि नहीं बुझाया, आगे चले, बोलो बाबू लोग। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड पे। इसको मैं जरा सेव कर देता हूं, है ना, इसको जरा सेव कर देता हूं। अरे पेज ही खत्म हो गया, कितना पढ़ा दिए हम, हेवी डायग्राम है ये, है ना। चलो अब जरा सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल देख लेते हैं, इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, अब आपको ये समझ में आ गया कि पूरी दुनिया जो है ना फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ले चुकी है, बचा सेकंड और फोर्थ। कौन लेगा ये, पूरी दुनिया में आइदर फर्स्ट है नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, यही तो है ना, यही तो देखा अभी तक कि पूरा दुनिया जो है चाहे फर्स्ट एंगल पे है नहीं तो थर्ड एंगल पे है। तो सेकंड एंगल ने क्या ऐसा पाप कर दिया कि किसी ने इसको लिया ही नहीं, है ना, इसका टीम में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो देखो ये आपका एचपी है, ये कौन सा लाइन है, एक्स वाला लाइन है, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट कहां पे है, आप बोलोगे सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, किसी को कष्ट, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेटअप क्या है, सेटअप है ऑब्जर्वर, है ना, ये रहा ऑब्जर्वर, फिर क्या आ रहा है पीओपी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये देखो, जब इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं, है ना, इसका अगर हम प्रोजेक्शन बनाते हैं तो इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, ये आपका वर्टिकल प्लेन पे आ जाएगा प्रोजेक्शन, ठीक है, और अगर ऊपर से देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा प्रोजेक्शन, है कि नहीं। प्रोजेक्शन जो बनेगा ये यहां पे एक बनेगा और ये यहां बनेगा, करेक्ट। तो ये जो व्यू है ये तो आपका फ्रंट व्यू कहला देगा, राइट।
और ये जो आप ऊपर से देख रहे हो तो ये आपका टॉप व्यू कहलाएगा। जब HP को रोटेट किया जाएगा, अब प्रॉब्लम यहां पे शुरू होती है। जब आप HP को रोटेट करोगे तो ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू के जाके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो क्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं मिल पाएगा। यस और नो? दैट मीन्स व्हेन HP इज रोटेटेड, जब ये HP को रोटेट करते हैं, टॉप व्यू ओवरलैप्स विथ फ्रंट व्यू। यस और नो? ओवरलैप्स विथ फ्रंट व्यू। Hence clear interpretation is not possible. Hence clear interpretation is not possible. Clear interpretation is not possible. Hence second angle projection method is not used. Hence second angle projection method is not used, है ना? समझ में आ गया? इसीलिए सेकंड एंगल यूज नहीं करते, क्योंकि ओवरलैपिंग ही हो गया तो कहां से अब अलग अलग करोगे, नहीं हो पाएगा। अब यही चीज अगर हम फोर्थ एंगल के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, समझ में आया कि हम क्यों फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिए थे। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड को जरा चेक कर लेते हैं, इसने क्या पाप किया है, इसका भी हम बताते हैं क्या इसने गलती, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अंदर, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अंदर ये मान लो आपका VP और HP है, ठीक है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, ये मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये मान लो XY है, करेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा आपने, ऑब्जेक्ट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रख दिया आपने, ठीक। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इसके लिए ऑब्जेक्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऑब्जर्वर यहां पे बैठ करके सारा कहानी देख रहा है। सेटअप क्या होगा, सेटअप है ऑब्जर्वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद POP। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है जरा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाया जाएगा, ये आपका टॉप व्यू बन जाएगा और ये इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा, ये सर नो, ठीक है। जब ये ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो टॉप व्यू बनेगा ना, करेक्ट। ये आपका हो जाएगा टॉप व्यू, ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, राइट। ये हो गया इसका, अरे ये इसका फ्रंट व्यू कहलाएगा और ये इसका टॉप व्यू कहलाएगा। हमको पता है कि HP रोटेटेबल है, यानी HP को हम रोटेट कर सकते हैं। जब HP को रोटेट करोगे तो टॉप व्यू किसके साथ ओवरलैप हो जा रहा है, फ्रंट व्यू के साथ, करेक्ट, फाइन। हाँ, सेटअप तो फॉलो नहीं हो रहा, बात अलग है। तो आप ये देखोगे कि when HP is rotated, when HP is rotated, front view and top view overlaps. Hence clear interpretation is not possible. Hence clear interpretation is not possible. Clear interpretation is not possible. Hence fourth angle projection method is not used. Hence fourth angle का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता. Fourth angle projection method is not used. जय अस्थाना, सोवेंद्र शिवालिया, प्रणव, नीरज सिंह, सबका आंसर एक ही है। कि ये सेकंड या फोर्थ पाकिस्तान ने ले लिया होगा। बढ़िया, आप लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक। तो ये हमारा था फर्स्ट प्रोजेक्शन, क्या कहते हैं, मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसको हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया, ठीक है। इन सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड वी कैन रोटेट HP इन एंटी क्लॉकवाइज। कैसे कर दोगे, रूल है क्लॉकवाइज करने का, तो आप एंटी क्लॉकवाइज क्यों करोगे, है?
जब नियम ही है कि आपको एचपी को क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। अब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग नियम, ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चलता इसके अंदर, सबके लिए एक ही है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नॉट अलाउड, क्योंकि डेफिनेशन आप रूल क्या था कि प्रोफाइल प्लेन को अवे लेके जाना और एचपी को क्लॉकवाइज ही रोटेट करना, यही तो रूल है ना। क्या आप रूल के अगेंस्ट में जाओगे? क्या नहीं जाओगे ना। फिर जो रूल है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप अपने मतलब सही करने के चक्कर में रूल ही तोड़ दो। वाह क्या बात। चलो यहां तक हो गया। अब हम लोग करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन और उसके बाद हम लोग करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, राइट। उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो है ये बहुत मतलब कि ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दो तीन ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट बेसिकली थोड़ा हाई लेवल पे आता है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जो पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक भी पढ़ेंगे। अरे भाई पढ़ेंगे छोटा छोटा है ना। इसको खत्म करके फिर हम लोग एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पे जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसमें 2-3 पॉइंट है, बस इसको याद रखना है। इसमें क्यों, कहां, कैसे, ये सब नॉट अलाउड। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है देखो, ये आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन देख रहे हो कितना खतरनाक है ये डायग्राम। ऑब्लिक प्रोजेक्शन देखो, ये है ना, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को जब हम सामने से यहां से देखते हैं, इसका प्रोजेक्शन यहां बन जाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोजेक्टर से यहां पे आके हिट किया, ऑर्थोग्राफिक। लेकिन अगर हम यहां से देखते हैं, अगर ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो ऐसा कुछ बन जा रहा है। ठीक, इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बन जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक। अब इस दोनों में फर्क क्या है? इसमें आपको सिर्फ एक ही फेस नजर आ रहा है, इसमें आपको 3D का फील आ रहा है ना। इसमें आपको पूरा का पूरा 2D ही दिख रहा है, लेकिन इसमें आपका 3D का फील आ रहा है। यस और नो? तो हमने ये कहा था कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक और पर्सपेक्टिव, इसमें क्या होता है 2D को 3D में कन्वर्ट करने का तरीका है। मतलब कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली 3D जैसा फीलिंग देता है, राइट। ये 3D को 2D में कन्वर्ट करने का तरीका था। अब ये क्या है, ये जो है 2D बना है 2D में, लेकिन फील किसका दे रहा है? 3D का। ये बना है 2D में, अब दे रहा है फील 2D का। ये भी बना है 2D प्लेन पे, लेकिन फील किसका दे रहा है? ऐसा लग रहा है 3D है। इसी को बोलते हैं पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ये रे जो है ना, ये जो आपका प्रोजेक्टर्स है, ये जितने भी प्रोजेक्टर्स है वो किसी एंगल पे गिरते हैं, है ना, ये किसी एंगल पे गिरते हैं। लेकिन अगर ऑर्थोग्राफिक को देखोगे, ऑर्थोग्राफिक हमेशा 90 डिग्री पे गिरेगा, है ना। ऑर्थोग्राफिक हमेशा 90 डिग्री पे ही बनता है। ये जो है अल्फा, ये हमेशा 90 डिग्री से कम पे बनेगा। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री, कोई भी लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो, ये लाइन हमेशा क्या होगा, ये अल्फा जो होता है हमेशा 90 डिग्री से कम ही होता है। ये होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक में बिल्कुल 90 पे होगा, ऑब्लिक में क्या होता है कि 90 से कम है। लेकिन रेज जो होंगी, जो प्रोजेक्टर्स है, ये आपस में पैरेलल ही है। ठीक है, ये 90 पे गिरता है, ये किसी और एंगल पे गिरता है। और ये आप ये देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का जो फेस है ना, ये प्रोजेक्शन प्लेन, ये क्या है, पीओपी है। ये जो है ना, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बिल्कुल पैरेलल रखा गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो इसको बनाने में आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे एनिमेशन से समझा दिए और बस इसका स्टेटमेंट हम लिख के दे देंगे आपको। ठीक है, फाइन। तो ये जो शेप है, ये शेप और ये ऊपर का शेप, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये जो जोड़ने वाले लाइंस, इसको हम लोग रिसीडिंग लाइन बोलते हैं, करेक्ट। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, राइट। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में तो यहां पे मैं एक रफ डायग्राम बना के बता देता हूं कि मान लो ये कोई
ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। रेज ऑफ विज जो प्रोजेक्टर्स है वो बिल्कुल किसी लाइन पे इंक्लाइन होंगे इस तरीके से। इस तरीके से। तो ये जो एंगल है, ये एंगल अल्फा, ये जो अल्फा है ये हमेशा 90 डिग्री से कम होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है कि इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल बट इंक्लाइन टू द पीओपी। ये क्या है? ये आपका पीओपी है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। द प्रोजेक्शन लाइंस या प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट पैरेलल टू ईच अदर बट inclined to POP at an angle alpha less than 90 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक। 90 से कुछ भी कम हो सकता है, 30, 35, 40, 60, 90, है ना। अगर अल्फा हमारा 45 डिग्री है, ठीक है, अगर अल्फा 45 डिग्री है तो ऐसे प्रोजेक्शन को कैविलियर प्रोजेक्शन बोलते हैं, और अल्फा अगर 63.24 डिग्री है तो इसको हम लोग कैबिनेट प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इफ अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री इट इज कॉल्ड एज अल्फा अगर 45 डिग्री है इसको बोलते हैं कैविलियर प्रोजेक्शन, इट इज कॉल्ड एज कैविलियर प्रोजेक्शन, ठीक है। और अगर अल्फा हमारा 63.24 डिग्री है इट इज कॉल्ड एज कैबिनेट प्रोजेक्शन, इट इज कॉल्ड एज कैबिनेट प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये जो लेंथ, अच्छा इसमें क्या होता है कि दोनों में फर्क क्या होता है ये भी थोड़ा मैं बता ही देता हूं, जब यहां तक बात चली है। इसको बोलते, इसमें क्या होता है कि ये लेंथ जो है, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होता है, इस लेंथ को बोलते हैं रिसीडिंग लेंथ। इस लेंथ को क्या बोलते हैं? रिसीडिंग लेंथ, है ना। जब प्रोजेक्शन करोगे ना तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा? बराबर हो जाएगा, राइट। तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं रिसीडिंग लेंथ, ठीक है। फाइन, तो कैविलियर में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इट इज कॉल्ड कैविलियर प्रोजेक्शन इन विच, आप चाहो तो लिख सकते हो, इन विच रिसीडिंग लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ आर सेम। रिसीडिंग लेंथ एंड ये आपका एक्चुअल लेंथ है, ये क्या आपका एक्चुअल लेंथ है। इन विच रिसीडिंग लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ आर सेम। और इसमें क्या होता है? इन विच रिसीडिंग लेंथ इज हाफ ऑफ एक्चुअल लेंथ, इसीलिए एंगल अजीब सा है। रिसीडिंग लेंथ इज हाफ ऑफ एक्चुअल लेंथ, ठीक। रिसीडिंग लेंथ इज हाफ ऑफ
एक्चुअल लेंथ। सभी ऑब्लिक प्रोजेक्शन के एंगल, हाँ बिल्कुल, जब प्रोजेक्टर्स पैरेलल होंगे तो एंगल भी तो बराबर ही रहेगा। इसमें दो स्पेशल केस है, अगर अल्फा 45 डिग्री है तो एक्चुअल लेंथ और रिसीडिंग लेंथ का लेंथ सेम रहेगा। अगर अल्फा 63.24 डिग्री है तो उस केस में इसको बोलते हैं कैबिनेट प्रोजेक्शन, और उस केस में रिसीडिंग लेंथ का जो लेंथ आपको नजर आएगा वो आधा हो जाएगा, इट विल लुक लाइक हाफ। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसमें भी हम आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखा देंगे, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स करेंगे। थियरी ऑफ प्रोजेक्शन अगर समझ में आ गया ढंग से तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। शुभम मिश्रा, ऐसा क्या करोगे कि 45 मिनट आपको चाहिए? ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। डन, सेव कर देते हैं इसको। थर्ड एंड द लास्ट, ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। आइसोमेट्रिक, इसमें 3-4 पॉइंट है, बस पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। कंडीशन क्या है? ये मान लो O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ऑब्जेक्ट को हमने एक कॉर्नर पर रख दिया। ये एंगल मान लो A है और ये एंगल B है। ठीक है, से दिस एंगल इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ये एंगल अल्फा मान लो, ये एंगल बीटा मान लो, ये एंगल गामा मान लो। कुछ इस तरीके से सिचुएशन हमने क्रिएट किया। एक सेकंड में दिखाता हूं। व्हाट इज एक्सोनोमेट्रिक? एक्सोनोमेट्रिक जो होता है, इसका मतलब होता है ऐसा एक्सिस से रिलेटेड जो आपका प्रोजेक्शन होता है उसको एक्सोनोमेट्रिक बोलते हैं। उसी का एक पार्ट है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, ये 3 होते हैं एक्सोनोमेट्रिक के पार्ट। ठीक है, देखो हमने कैसे रखा ऑब्जेक्ट को। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा रख दिया, इसको ऐसे घुमा दो तो ये फेस दिख गया। अब इसको कॉर्नर पे टॉपल कर दो, ये हो गया आइसोमेट्रिक। यही बनाया ना हमने, देखो यही बनाया हमने। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, घुमाया ऐसे, ये फेस नजर आया। अब आपको ऊपर का वाला फेस नजर नहीं आ रहा ना, ऊपर वाला फेस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे घुमा दो, टॉपल कर दो। अब ये जो भी आपको दिख गया, ये तीनों फेस दिख गया, इसी को बोलते हैं आइसोमेट्रिक। ये हमने बनाया। अब आइसोमेट्रिक के लिए कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ये होता है आइसोमेट्रिक के लिए कि OA, OB और OC तीनों डिस्टेंस बराबर। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मेट्रिक मतलब स्केल, सेम स्केल पे होना चाहिए, मतलब सबका लेंथ सेम होना चाहिए। OA इट शुड बी इक्वल टू OB, इट शुड बी इक्वल टू OC। ठीक है,
एंगल अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा, इट शुड बी इक्वल टू गामा, और ये 120 डिग्री होना चाहिए, राइट। एंगल ए इट शुड बी इक्वल टू एंगल बी, दिस शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। फाइन। फाइन। और एक्स वाई जेड इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। ये एक्स वाई जेड, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये मान लो जेड एक्सिस है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। इसको मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा जेड एक्सिस। तो एक्स वाई जेड को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड को बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस, पहला कंडीशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरी बात, ठीक है, कंडीशन हो गया। अल्फा 90 डिग्री, अरे भैया 90 कब होगा, देखो अभी बताते हैं। कौन भैया है ये सब? आशुतोष त्रिपाठी। अभी आपका डाउट क्लियर होगा। यहां तक समझ में आ गया कंडीशन? ठीक है, तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है? आइसोमेट्रिक में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को एक कॉर्नर पे रखी जाती है। ऑब्जेक्ट को बिल्कुल कहां पे रखते हैं? कॉर्नर में, ताकि एक ही साथ हमको तीनों डायमेंशन नजर आ जाए। इसीलिए तो इसको बोलते हैं ना पिक्टोरियल व्यू। पिक्टोरियल व्यू आपने अगर आप देखा होगे, यहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है ना, क्योंकि इतना चीज पढ़ा है। ये देखो आइसोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक क्या है? पिक्टोरियल व्यू मतलब क्या है? 2D जो है को 3D में बनाते हैं हम लोग, है ना। जो 2D पिक्चर है वो 3D में बना देते हैं, करेक्ट। ये हो गया। तो आपको 3D जैसा दिख रहा है कि नहीं ये चीज, है ना। ये ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, 3D में दिखेगा ये चीज। बना रहे हो 2D, लेकिन लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि 3D है। 2D को हम लोग बना रहे हैं 2D, लेकिन है क्या चीज? लिख रहा है कि ये 3D में है ना। ये ऐसा है, यही चीज हमने बनाया, कॉर्नर पे रखते हैं इसको। बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा है हमारा आइसोमेट्रिक स्केल। दूसरा है हमारा आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है? देखो, मान लो अगर हम ये ट्रू साइज लेते हैं, मतलब टॉपल करने से पहले, ठीक है, यानी कि ये अगर आप लेते हो क्यूब, क्यूब से समझना आसान है, ठीक है। क्यूब है तो एक्चुअल फिजिकल एंगल कितना है? 90 डिग्री होगा ना। फिजिकल एंगल, एक्चुअल एंगल तो 90 डिग्री है। यानी कि अगर हम इसको हम ट्रू एंगल मान के चलते हैं, ट्रू एंगल अगर हम लेके चलते हैं इसके अंदर, तो ट्रू एंगल तो हमारा 90 डिग्री का है ना। ट्रू एंगल कितना डिग्री का? 90 डिग्री का है। ट्रू एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का है ना। एक्चुअल एंगल तो 90 डिग्री का है ना। ये क्यूब का एक्चुअल एंगल तो 90 डिग्री है, तो ट्रू एंगल जो है वो तो हमेशा 90 डिग्री है, राइट। एक्चुअल एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री है, करेक्ट। ये मान लो आपका ए और सी है, ये आपका ओ था ना, ये ए है, कलर चेंज कर देते हैं। ये है आपका ओ, ये था ए, ये था सी, राइट, और ये है डी। ऐसे लिया था ना हमने, देखो ऊपर का अगर ढक्कन लेते हो, ओ ए सी और डी, ठीक है। एक्चुअल एंगल कितना है? ये है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आइसोमेट्रिक एंगल कितना होगा? आइसोमेट्रिक एंगल क्या ये 90 डिग्री होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? ये भी बता देते हैं क्यों नहीं होगा। आइसोमेट्रिक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताते हैं क्यों नहीं होगा, ठीक है। ये है ओ, ये है ए, ये है सी, ये है डी। आप मुझे बताओ, कहां गया? एक्चुअल एंगल कितना है? 90 डिग्री है।
अब हम इसको टॉपल करते हैं। क्या आपको सामने से, आप इस डायग्राम को देखो, उसको छोड़ो, इसको देखो, क्या इस सामने से आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है? ये एंगल 90 डिग्री नजर आ रहा है? नहीं नजर आएगा, है ना। ये रोम्बस जैसा बन जाएगा, ये है स्क्वायर। जैसे आप इस कॉर्नर पे सामने से देखोगे ना, तो अब ये स्क्वायर जैसा नजर नहीं आएगा, ये रोम्बस जैसा। देखो इतना मान लो, इतना। क्या ये सारे एंगल बराबर नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। तो ये एंगल कितना बना है? ये एंगल जो है 120 डिग्री निकल के आता है। कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको प्रूफ भी करते हैं हम लोग, लेकिन यहां पे चूंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हम यहां प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं। ये हम सब प्रूफ कर सकते हैं, ये सारा चीज है ना मैथमेटिक्स से प्रूफ हो जाएगा कि 120 डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री आएगा, सब प्रूफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने के पीछे हम नहीं लगे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हमको इतना ज्यादा पीएचडी नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है, ये अब आपको 90 डिग्री नजर नहीं आएगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा। कितना एंगल नजर आता है? ये 120 डिग्री बनेगा। बात समझ में आई? तो यानी कि आइसोमेट्रिक एंगल ये 120 डिग्री का बनेगा। ये कितना डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री। तो अगर ये 120 है तो कितना डिग्री का बनेगा? ये तो 60 डिग्री का बन जाएगा, है ना। यानी ये 30 डिग्री का बनेगा और ये 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि रोम्बस के अंदर टोटल 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कितने डिग्री का बना? ये 45 डिग्री का बनेगा और ये 45 डिग्री। ये तो आपका ट्रू एंगल है, यानी एक्चुअल एंगल ये है। लेकिन जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जब इसको कॉर्नर पे टॉपल कर रहे हैं, तो अब हमको ये 90 नजर नहीं आएगा। हमको क्या नजर आएगा? ये चेंज 120 डिग्री है, तो बगल वाला कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी 60 डिग्री और 120, 360 डिग्री हो गया, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये देखो यहाँ पे, तो आइसोमेट्रिक स्केल कैसे डिफाइन करते हैं? तो आइसोमेट्रिक स्केल के लिए हम क्या करते हैं? सपोज ये आपका एक लाइन, डायगोनल लाइन है ए और सी, ये ए है और ये सी है, ठीक है। एक एंगल जो है कितने डिग्री पे है? एक एंगल आपका 30 डिग्री पे है, ठीक है। एक एंगल आपका 30 डिग्री पे है, एक एंगल आपका 30 डिग्री पे है, ठीक है। दूसरा एंगल कितना डिग्री पे है? दूसरा डिग्री है आपका 45 डिग्री पे। दूसरा जो है कितना डिग्री पे है? 45 डिग्री पे है, राइट। तो 45 डिग्री पे आपका ट्रू लेंथ है। ये कौन सा लेंथ है? ये आपका ट्रू लेंथ है, जिसको हम शॉर्ट में टीएल बोल रहे हैं, मतलब ये एक्चुअल है। ट्रू एंगल कह लो तो ट्रू लेंथ होगा, राइट। ये कितना डिग्री पे है? ये है आपका 30 डिग्री पे और ये है आपका 45 डिग्री पे, करेक्ट। और ये जो है, ये आपका आइसोमेट्रिक लेंथ हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो लेंथ, ठीक। इसको कौन सा लेंथ बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं आइसो लेंथ, करेक्ट। तो ये तो आपका ट्रू एंगल पे आपको ट्रू लेंथ मिलेगा, आइसोमेट्रिक एंगल पे आइसोमेट्रिक एंगल मिलेगा, राइट। अब आप मुझे बताओ कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते ये डी है और ये डी डैश है और ये मान लो डी डबल डैश है, करेक्ट। तो आप मुझे बताओ कि ए डी डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्रू लेंथ cos 45 डिग्री, करेक्ट। और ये ए डी डैश डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसो लेंथ इंटू cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा। ये सर नो, ये आपका ट्रू एंगल पे ट्रू लेंथ, आइसोमेट्रिक एंगल पे आइसोमेट्रिक लेंथ। आइसोमेट्रिक एंगल कितना है? 30 डिग्री पे, एसी के रेस्पेक्ट में ये 45 डिग्री, दोनों बराबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसो लेंथ cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2 इंटू ट्रू लेंथ cos 45 कितना होता है? 1/√2। इसका मतलब ये हो गया कि आइसोमेट्रिक लेंथ किसके बराबर हो गया? आइसोमेट्रिक लेंथ हो जाएगा √2/√3 टाइम्स ऑफ ट्रू लेंथ, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक लेंथ जो है, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका √2/√3। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.816 ट्रू लेंथ, क्योंकि दोनों इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर का डिवीजन कभी भी रैशनल नहीं होता, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक लेंथ कितना होता है? यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर एक्चुअल लेंथ मान लो 3 सेंटीमीटर का है, जैसे कि अगर मान लो ये एक्चुअल लेंथ 3 सेंटीमीटर का है, जब आप इसको कॉर्नर पे टॉपल करोगे ना, तो अब ये 3 के जगह कितना नजर आएगा? 3 इंटू 0.816, मतलब 2.4 सेंटीमीटर नजर आएगा। इसका ये मतलब है आइसोमेट्रिक लेंथ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का आपका क्यूब है, ठीक है, तो जब आप इसको एंगल पे पता, इसको जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करोगे तो अब ये 3 सेंटीमीटर की जगह कितना नजर आएगा? 3 इंटू 0.816, यानी 2.4 के आसपास नजर आएगा ये चीज। बात समझ में आ गई? आइसोमेट्रिक स्केल।
क्लियर, आगे चले। डायमेंशन कैसे सेम रहेगा, अजीब हाल है। आप एक बात बताओ, कहाँ गया, समझो, सुनो मेरी बात। ये डंडा दिख रहा है, डंडा, ये डंडा मान लो कि सपोज 30 सेंटीमीटर का है। जब इसको हम टेढ़ा कर देंगे तो क्या 30 सेंटीमीटर सामने से नजर आएगा, 30 से कम नजर आएगा? पर ये बताओ, ये डंडा 30 सेंटीमीटर का है। अब लोग हाँ सर डंडा 30 सेंटीमीटर का है। इस डंडे को हम टेढ़ा कर देते हैं तो जब इसका प्रोजेक्शन करेंगे क्या इसकी हाइट, इसकी ये लेंथ क्या 30 सेंटीमीटर नजर आएगा, 30 से कम नजर आएगा? ऑब्वियसली 30 से कम नजर आएगा। 30 सेंटीमीटर ये, जब आप इसको झुका दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है लेंथ सामने से आपको 30 सेंटीमीटर से कम नजर आएगा। वही हाल इसका भी है। जब ये आपका 3 सेंटीमीटर का है, जब इसको झुकाओगे तो ये लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर का है, जब इसको झुकाओगे तो क्या 3 सेंटीमीटर ही नजर आएगा? ये लेंथ कम हो जाएगा ना। ऑब्वियसली अगर ये हाथ को ऐसे झुकाओगे तो क्या हाइट उतना ही नजर आएगा या कम हो जाएगा? जब आप झुकते हो ऐसे तो आपका हाइट अभी भी 6 फीट का होगा या फिर कम हो जाएगा? जो भी आपकी हाइट हो, मान लो कि 5-6 है, 5-6 हाइट, जैसे मेरी 5-6 है तो 5-6 हाइट अगर सामने से देख रहे हो तो 5-6 है। जब आप झुकोगे तो क्या 5-6 ही रहेगा, क्या 5-3 या 5-1 भी हो सकता है? ऑब्वियसली बात है कि जब झुकाओगे, जब इसको झुकाओगे तो ये हाइट भी तो घट जाएगी ना, होगी कि नहीं? बस कम होगा ना, तो इसीलिए लेंथ चेंज हो जा रहा है ना। तो 3 का आपको 3 नजर नहीं आएगा, 2.4 नजर आएगा आइसोमेट्रिक में। ठीक, बस 2-3 पॉइंट और है, उसका ब्रेक देते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? फिर हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स करेंगे। बताओ क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलें, सेव कर लो इसको फटाफट। थर्ड पॉइंट, मेथड्स ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मेथड्स ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मेथड्स ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देखो, पहला मेथड इसको बोलते हैं बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? बॉक्स मेथड फॉर सिलेंडर प्रिज्म, ठीक है? ऑफसेट मेथड, ऑफसेट मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर पिरामिड या फिर कोन। फोर सेंटर मेथड, फोर सेंटर मेथड फॉर सर्कल, ठीक है? यानी सर्कल को अगर हमको ऑर्थोगेट आइसोमेट्रिक करना है तो 4 सेंटर मेथड यूज करना पड़ता है। पिरामिड या कोन के लिए ऑफसेट मेथड, प्रिज्म या फिर ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स। ऑब्लिक लाइंस के लिए अब इसको रहने दो, ठीक है? ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, इसका आइसोमेट्रिक क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर लेते हैं तो इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या हो जाता है? ये बन जाएगा रोम्बस, ठीक है? इसको प्रोजेक्ट नहीं करें, डायरेक्ट हम समरी करके लिख दे रहे हैं। रेक्टेंगल अगर कर लोगे, अगर रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करोगे तो ये आपका आ जाएगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। सर्कल का करोगे तो ये आ जाएगा एलिप्स, ठीक है? और कोई ट्रायंगल का करोगे, जैसे कोई भी ट्रायंगल ले लो, इक्विलेटरल ले लो या फिर कोई भी, ये हो जाता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल।
स्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं हो, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा और आखिरी पॉइंट, चौथा और आखिरी पॉइंट, तो फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5-10 मिनट हम लोग लगा करके क्वेश्चन भी कर ही लेंगे इसी में, देखते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इसके अंदर, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पे जाएंगे, पॉइंट्स खत्म करेंगे, लाइंस पे जाएंगे। आज तो लाइंस हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट को हम लोग लाइंस करेंगे, प्लेन्स करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसको मैं ये नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं 3। चौथा, फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, लास्ट, डिफरेंस बिटवीन isometric projection and isometric view, isometric projection and isometric view। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये सपोज 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर इसका हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है वो हमेशा आइसोमेट्रिक स्केल पे बनाई जाती है, यानी आइसो स्केल यूज करेंगे। आइसो स्केल क्या है? इट इज इक्वल टू 0.816 टाइम्स ऑफ ट्रू लेंथ। ठीक है, अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है तो हम हमेशा इस आइसोमेट्रिक स्केल पे बनाते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक स्केल पे बनाएंगे। कैसे बनाओगे? तो हम यहां पे ऐसे लकीर खींचेंगे, ये बन गया। ठीक है, ये कितना डिग्री पे बनाओगे? ये 30 डिग्री पे बनेगा, आइसोमेट्रिक है ना, ये भी 30 डिग्री पे बनेगा, राइट। अब जो भी लेंथ है इसको हम लोग क्या करेंगे, इट विल बिकम 10 इंटू 0.816। सब जो है, सब साइड जो है, इट विल बी गेट मल्टीप्लाइड बाय 0.816। ठीक है, इस तरीके से ये भी हो जाएगा 10 इंटू 0.816। तो ये होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या हो गया, ये एक 2D ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 3D में कन्वर्ट किया है। 10-10 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोला जा रहा है तो सबसे पहले हम एक कॉर्नर पे सेट करेंगे इस तरीके से, लेकिन लेंथ जो होगा वो हम 0.816 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसी के दोबारा इसमें है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू में, करेक्ट, इसमें हम ट्रू लेंथ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्रू लेंथ पे ड्रॉ करते हैं। ट्रू लेंथ पे ड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, राइट। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसको हम क्या, सॉरी 0.816 से मल्टीप्लाई किया। अब ये फैक्टर जो है ये हट जाएगा, ये जो फैक्टर है ये हट जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में फर्क पता चल गया। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमेशा आइसोमेट्रिक स्केल पे बनाई जाती है, आइसोमेट्रिक व्यू जो है इसी लेंथ पे बनाई जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से बड़ा साइज का नजर आएगा।
राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे लिख देता हूं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन is drawn at isometric scale, isometric scale, ठीक है। Isometric view is drawn at true length, hence isometric view appears bigger in size than isometric projection, bigger in size than isometric projection, ठीक। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब ये बताओ कि क्वेश्चन अभी करोगे या ब्रेक के बाद? क्वेश्चन अभी करोगे ब्रेक के बाद? इसको नोट कर लो पहले, ब्रेक 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 बाद में करना, पहले नोट कर लो इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन हम करते हैं ब्रेक के बाद। आपकी क्लास हम करेंगे 6:15 को चालू, 6:15 बजे। ठीक है, मिलते हैं आपसे 6:15 बजे। ठीक है, चलो।